हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु कुशवाहा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की कमांड्स के बारे में। जैसे कि हमने पहले इंडियन एयरफोर्स के अलावा हमारी डिफेंस फोर्सेस में इंडियन नेवल फोर्सेस और इंडियन आर्मी के बारे में और उनकी कमांड्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो इंडियन एयरफोर्स के बारे में होने वाला है। आप सबको पता है कि इंडियन एयरफोर्स का इतिहास बहुत ही ग्लैमरस यानी कि बहुत ही गौरवशाली और प्रभावशाली रहा है। भारत की जितनी भी जंगें हुई हैं अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, उनमें इंडियन एयरफोर्स का बहुत ही अमूलचूल योगदान है। हालांकि हमारी ये एयरफोर्स केवल अपनी जाबाजी का प्रदर्शन युद्ध के मैदानों में, या हम ये कह सकते हैं कि हवाई उसमें नहीं दिखाते हैं कि केवल बस यही कि हम केवल लड़ाइयाँ लड़ना जानते हो। नहीं, हमारी इन एयर फोर्सेस या इनकी कमांड्स ने देशों को, बहुत सारे मुल्कों को ज़रूरत पड़ने पर मदद भी पहुंचाई है, कई सारी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी दी हैं। तो इस हमारी इंडियन एयर फोर्स के बारे में आज हम जानेंगे कि इनका क्या इतिहास है और इसमें किस तरीके से कमांड्स होती हैं। एक स्टूडेंट जो बेसिकली एक एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, उन सभी को उनको एक बेसिक जानकारी हमारी एयरफोर्स के बारे में होनी चाहिए कि हमारी एयरफोर्स कैसे ऑपरेट करती हो और उनकी क्या क्या कमांड्स हैं। तो उन इस एस्पिरेंट्स के लिए जो बिल्कुल चाह रहे हैं कि वो एयरफोर्स में जाएं और फटाफट एकदम बढ़िया से फाइटर पायलट बन जाएं, तो उन सब के लिए ये वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में इंडियन एयरफोर्स का इतिहास 1932 से शुरू होता है। इट वॉज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 अक्टूबर 1932 और इसे ब्रिटिश एम्पायर में एक सहायक एयरफोर्स या ऑक्सिलरी एयरफोर्स के तौर पर बनाया गया था। आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस 1947 में जब भारत को आज़ादी मिल गई यूके के बाद, यूके यूनाइटेड किंगडम जब भारत से गया, तो फिर इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स रखा गया। लेकिन जब भारत एक बेसिकली बना, इंडिया एक इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ साथ एक रिपब्लिक इंडिया, यानी कि 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत एक रिपब्लिक इंडिया बना। और उस रिपब्लिक इंडिया के समय इसके आगे एक प्रीफिक्स लगा हुआ था रॉयल इंडियन नेवी, तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स, तो उसे हटा दिया गया और अब भारत में रॉयल इंडियन एयरफोर्स को हम एयरफोर्स के नाम से जानते हैं। इनकी बेसिकली इनमें जो कमांड्स हैं उन्हें हम दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेगमेंट है ऑपरेशनल कमांड्स। कैसी कमांड्स? ऑपरेशनल कमांड्स मतलब जो बिल्कुल मुस्तैद रहती हैं, तैनात रहती हैं कि अगर भारत पर किसी भी तरीके का कोई अटैक या खतरा देखती हैं तो बढ़ चढ़कर भागकर तुरंत का कॉम्बैट करती हैं। ठीक है, तो ऐसी कमांड्स को हम ऑपरेशनल कमांड्स कहते हैं। टोटल इंडियन एयरफोर्स के अंदर 7 कमांड्स आती हैं और दूसरी कैटेगरी ऑफ कमांड है ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस कमांड, जहां पर ट्रेनिंग और मेंटेनेंस का काम किया जाता है। तो ये जो कमांड्स हैं, ये टोटल 7 कमांड्स हैं। 7 कमांड्स में 5 कमांड्स ऑपरेशनल एंड ऑपरेशनल कमांड्स रहती हैं, यानी कि ये जरूरत पड़ने पर बिल्कुल मुस्तैदी से तैनात रहेंगी और तुरंत ये क्विक रिस्पांस मोड में काम करती हैं। लेकिन ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस का काम है बिल्कुल, हालांकि उनका काम भी उतना ही जरूरी है जितना ऑपरेशनल कमांड्स का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें बिल्कुल 7 कमांड्स दिखाई दे रही हैं। एक वेस्टर्न कमांड्स आप देख सकते हैं भारत के वेस्टर्न हिस्से के लिए, सेंट्रल कमांड्स भारत के सेंट्रल हिस्से के लिए, ईस्टर्न कमांड्स भारत के ईस्टर्न हिस्से के लिए, साउथ वेस्टर्न कमांड जो है साउथ वेस्टर्न कमांड इस वाले हिस्से के लिए, और यहाँ पर साउदर्न कमांड जो है वो इस हिस्से के लिए। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे जो ईस्टर्न कमांड्स है वो इस वाले पार्ट के लिए। दो ये आपको ये जो कमांड्स दिख रही हैं, एक तो वेस्टर्न कमांड हो गई, एक सेंट्रल कमांड हो गई, एक ईस्टर्न कमांड हो गई और एक हो गई साउथ वेस्टर्न कमांड। ठीक है जी। इसके अलावा 2 ये ऑपरेशनल कमांड्स इंडिया में हैं और इसके अलावा जो कमांड है मेंटेनेंस कमांड और ट्रेनिंग कमांड्स, 2 अलग कमांड्स होती हैं। अब अगर मैं कहूं वेस्टर्न कमांड का सेंटर क्या है, तो दिल्ली से ये ऑपरेट करते हैं और सेंट्रल एयर कमांड का सेंटर जो है वो इलाहाबाद में है। उसी तरीके से ईस्टर्न एयर कमांड का जो है सेंटर है वो शिलोंग मेघालय से ऑपरेट करते हैं, ट्रेनिंग कमांड बैंगलोर में है और साउदर्न एयर कमांड जो है वो बेसिकली तिरुवनंतपुरम है।
अब इसके हिसाब से देखें तो मेंटेनेंस एंड कमांड जो है वो नागपुर में है, और वेस्टर्न जो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है वो गांधीनगर में। इन सातों कमांड्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हर स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए। एक एक करके समझेंगे कि वो कमांड्स और वो जानकारियां क्या हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्टर्न एयर कमांड्स के बारे में। कहते हैं वेस्टर्न एयर कमांड्स जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट एज द फर्स्ट ऑपरेशनल ग्रुप, यानी कि पहले ऑपरेशनल ग्रुप के तौर पर हुई, और वो था 27 सितंबर 1947। जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत को इस बात का इल्म हुआ कि अब पाकिस्तान के साथ संबंध कुछ समय के लिए अच्छे नहीं हो सकते, और पाकिस्तान को हो सकता है जरूरत पड़ने पर मुंह तोड़ जवाब देना पड़े। ऐसी सिचुएशन में हमने इसकी गठन करा, इसकी स्थापना करी। इट वॉज लेटर रीडिजिग्नेटेड एज द ऑपरेशंस कमांड इन द 1940 ईयर। तो बेसिकली इसे 1949 में एक ऑपरेशनल कमांड का स्टेटस दिया गया। द कमांड वॉज अगेन रीनेम्ड, और फिर इसे बाद में एक नए नाम से भी जाना गया, और उसका पूरा नाम रखा गया वेस्टर्न एयर कमांड। और वेस्टर्न एयर कमांड बेसिकली क्या होता है कि यहां पर काम करना शुरू कर देता है। ठीक है जी। इमीडिएटली आफ्टर द सेंट्रल एयर कमांड वॉज रेज्ड इन 1962। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले इसे एक ऑपरेशनल कमांड का स्टेटस दिया गया 1949 तक, और वहां से इसने काम करना शुरू किया कब तक, 1962 तक। लेकिन 1962 में एक कमांड और बनती है जिसका नाम होता है सेंट्रल एयर कमांड। तो सेंट्रल एयर कमांड अलग हो जाती है, वेस्टर्न एयर कमांड अलग हो जाती है, और अब इसे एक ऑपरेशनल कमांड के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम भी रखा गया वेस्टर्न एयर कमांड। ठीक है जी। तो 1962 से इसे वेस्टर्न एयर कमांड से जाना जाता है, लेकिन इसका ओरिजिन 1947 से ही हो गया था। हेडक्वार्टर्स कहां है? वेस्टर्न एयर कमांड्स के हेडक्वार्टर्स दिल्ली के सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली से ऑपरेट होते हैं। ठीक है जी। इस एयर कमांड को, यानी कि वेस्टर्न एयर कमांड को अभी के टाइम पर हेड करने का काम जो है वो एयर मार्शल पंकज मनोज सिन्हा जी के पास है। इसका बहुत ही इंपैक्टफुल रोल रहा है। इसका इंपैक्टफुल रोल अगर देखें तो इंडो चाइना वॉर में भी देख सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान की वॉर में भी, ऑपरेशन मेघदूत जो सियाचिन की वॉर थी उसमें भी इन्होंने अपना बहुत ही प्रेस्टिजियस रोल प्ले किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? समझदार हैं हम लोग, तो समझदार व्यक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल पता लगाना आसान होगा कि वेस्टर्न एयर कमांड जो है वो ऑपरेट करेगी इंडिया के वेस्टर्न रीजन के अंदर। वेस्टर्न रीजन कैसे हो गया? तो कहते हैं साउथ कश्मीर में आज काम करती है, पंजाब, जयपुर, ठीक है, राजस्थान, या हम ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर इनके ऑपरेशंस जो हैं पंजाब, राजस्थान और जयपुर वाले इलाके में ऑपरेट किए जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान इनके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में होता है और पाकिस्तान पर ज्यादा फोकस होता है, उन पर निगरानी रखना, और उस बॉर्डर जो सेंसिटिव बॉर्डर, काफी सेंसिटिव बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, तो हमेशा थ्रेट बने रहते हैं, इसलिए इनका काम है उसे प्रोटेक्ट करके रखना। अब आते हैं सेंट्रल एयर कमांड पर। सेंट्रल एयर कमांड 19 मार्च 1962 को फॉर्म होता है, लेकिन ये फॉर्म जब हुआ, ये बना जब, तो बना रानी कुथी कलकत्ता में। लेकिन फिर क्या हुआ? अब चूंकि सेंट्रल कमांड का सेंटर जो वेस्ट बंगाल में होता तो वो ठीक नहीं होता है कि नहीं, क्योंकि सेंटर का सेंटर तो सेंटर में होना चाहिए, और सेंटर में जब होना चाहिए तो प्रयागराज में इसे बाद में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है। तो 1962 में इट वाज फॉर्म्ड, लेकिन 1966 में इस एयर कमांड को शिफ्ट भी कर दिया गया, और शिफ्ट करके कहां पहुंचा दिया गया? प्रयागराज। तो एज ऑफ नाउ इट इज बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम द प्रयागराज, वहां से ऑपरेट होता है। ठीक है। एयर मार्शल रवि गोपाल कृष्णन कपूर साहब जो हैं वो इसके क्या हैं? वो इसके एयर मार्शल हैं, यानी कि वो बेसिकली इसके हेड हैं, उनके अंडर इसको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं कि इसका की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसने अपना रोल क्या दिखाया। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने आपको अभी डिस्कस किया कि इंडो चाइना वॉर के अंदर कुछ हद तक इसने मदद करी, इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशंस में भी इसने मदद करी, ऑपरेशन मेघदूत में भी इसने मदद करी, साथ ही साथ कई बार सुपर साइक्लोन जो उड़ीसा में आया 1999 में, वहां भी राहत सामग्री पहुंचाई। मैंने अभी कहा था हमारी फोर्सेस का काम केवल लड़ना नहीं है, बल्कि वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, रीस्टैब्लिशमेंट, लोगों को स्टेबलाइज करना, उनको राहत सामग्री पहुंचाना, उनको मेडिकल असिस्टेंस देना, इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। वी हैव कंस्ट्रक्टिव
फोर्सेस इन इंडिया, नॉट डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। हम उनका ही डिस्ट्रक्शन करते हैं जो हमसे भिड़ने आते हैं, नहीं तो हम बहुत पोलाइट पर्सन्स हैं। कहते हैं ये सेंट्रल में किसको ऑपरेट करते हैं? सेंट्रल में इंडियन नेपाल बॉर्डर्स को देखने का काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक के बॉर्डर की पेट्रोलिंग करने का काम भी इन्हीं के जिम्मे है। साथ ही साथ ओवरसीइंग द ऑपरेशंस फ्रॉम दिल्ली टू बंगाल, तो दिल्ली से बंगाल तक का जो ऑपरेशन है वो सारा काम इसी के थ्रू ऑपरेट किया जाता है एयरफोर्स के अंदर। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं ये वाला पार्ट भी हमें समझ में आ गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं तीसरी कमांड। ये कमांड भी ये सारी ऑपरेशनल कमांड है। ये ऑपरेशनल कमांड ऐसी कमांड है यानी कि क्विक रिस्पॉन्स है। जैसे जरूरत पड़ेगी, अगर नेपाल वाले बॉर्डर या हमें हिमाचल प्रदेश के आसपास कोई जरूरत पड़ी, सिक्किम के आसपास जरूरत पड़ी, तो ईस्टर्न कमांड पहुंच जाएगी। जैसे अगर हमें जरूरत पड़ती है जम्मू कश्मीर के आसपास, तो वेस्टर्न कमांड पहुंच जाएगी। इज दिस क्लियर टू यू? आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब वेस्ट का थोड़ा सा नीचे का हिस्सा, गुजरात वाला, महाराष्ट्र वाला, गोवा वाला, है ना, वहां पर अगर किसी भी तरीके की कोई थ्रेटनिंग होती है तो वो उस वाले हिस्से के लिए साउथ वेस्ट एयर कमांड वाज कन्वर्टेड फ्रॉम नंबर 1 ऑपरेशनल ग्रुप्स ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड। पहले ये क्या था? वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर ही एक ऑपरेशनल ग्रुप हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया? बाद में इसे एक नई कमांड के तौर पर ही कन्वर्ट कर दिया गया। और ये कमांड इनिशियली 1980 में जोधपुर से ऑपरेट हो रही थी, लेकिन इसे क्या कर दिया? बाद में एक इसे नाम दिया। क्या नाम दिया? साउथ वेस्टर्न एयर कमांड नाम दिया। और इसे 1988 में गुजरात शिफ्ट कर दिया, और गांधीनगर गुजरात से ये आज के टाइम पर ऑपरेट होती है। मतलब पहले ये बेसिकली एक साउथ वेस्ट एयर कमांड जो है वो बेसिकली एक वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर ऑपरेशनल ग्रुप था। बाद में इसे 1980 में ये ग्रुप था, बाद में इसे 1988 में इन्होंने गांधीनगर शिफ्ट कर दिया और इसे क्या बनाया? इसे बनाया साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड की बात जो हम कर रहे हैं, इसके जो हेड है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी हैं, नर्मदेश्वर तिवारी जी। और यहाँ पर आपको फिर से याद होना चाहिए कि जब ऐसे करके हम देखेंगे तो जो अरेबियन सी वाला हिस्सा है, ठीक है, इंडो पाक बॉर्डर का हिस्सा है, वो बॉर्डर भी यहाँ देखने को मिलेगा। तो चाहे वो गुजरात में फ्लड रिलीफ हो, भुज अर्थक्वेक हो, या फिर अटलांटिक इंसिडेंट्स हो, यानी कि कोई भी इस तरीके के जो इश्यूज हुए, तो वहाँ पर सबसे पहले कौन पहुँचा? हमारी एयरफोर्स पहुँची असिस्टेंस के लिए। तो ये हमेशा एकदम आगे खड़े रहे इस्टेब्लिशमेंट के लिए। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जो है वो बेसिकली क्या करती है? राजस्थान के रीजन को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करती है, साउथ ऑफ गुजरात को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और गुजरात से लेकर पुणे, महाराष्ट्र, इन रीजन्स में भी ऑपरेट करती हैं और ओवरसी करती हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। किसी भी तरीके के थ्रेट होते हैं तो उनको एलिमिनेट करने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर रखी गई है। और ये लोग अपना काम बिल्कुल मुस्तैदी से, बिल्कुल ईमानदारी से और देश के लिए सत्य निष्ठा के साथ काम करते हैं। और उसके एग्जाम्पल हम बिल्कुल देख सकते हैं, कई सारी गौरव गाथाएं हमें देखने को मिलती हैं हमारी एयरफोर्स के बारे में। अब आते हैं एक नए कमांड्स के बारे में। ये कमांड है ईस्टर्न एयर कमांड। ठीक है जी, ईस्टर्न एयर कमांड नेम्ड नंबर 1 ऑपरेशनल ग्रुप एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन। इसका नाम क्या रखा गया था? 27 मई 1958 को एक नाम रखा गया, और वो नाम था नंबर 1 ऑपरेशनल ग्रुप। ठीक है जी, फिर क्या था? इट वॉज बेस्ड इन रानी कुटीर इन कोलकाता। लेकिन ये भैया रानी कुटीर कोलकाता में स्टैब्लिश था, लेकिन बाद में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें ईस्टर्न प्रोटेक्शन को और बढ़ाना चाहिए, तो गवर्नमेंट ना अलग अलग सेक्शन बना रही थी। पहले क्या किया? वेस्टर्न बना दिया, वेस्टर्न के बाद सेंट्रल बना दिया, सेंट्रल के बाद आपको ध्यान रखना है ईस्टर्न पर भी फोकस करेंगे, है ना। तो यहां पर वेस्टर्न हिस्सा हो गया, सेंट्रल और ईस्टर्न का अलग बना। तो कैसे हुआ? तो उस समय ये सब एक ही जगह ऑपरेट हो रहे थे, लेकिन 1963 में गवर्नमेंट ने क्या करा कि इस ग्रुप को ईस्टर्न एयर कमांड को अलग कर दिया, और अलग करके क्या कर दिया? ईस्टर्न बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने की बात कही,
और 10 जून 1963 जो कि ये कोलकाता से ऑपरेट होता था, फिर ऑपरेट होना बंद हो गया और फिर इसे शिफ्ट कर दिया गया शिलोंग मेघालय। यानी कि जैसे जैसे इन्हें कमांड्स में तब्दील किया जा रहा है, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं उन्हें भी शिफ्ट कर दिया जा रहा है, जिससे कि मोबिलाइजेशन, जिससे कि मूवमेंट और जिससे कि इफिशिएंसी को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। तो इसीलिए ईस्टर्न एयर कमांड जो है वो मेघालय से ऑपरेट होती है। इसके हेड कौन है? वर्तमान में इसके हेड एयर मार्शल एसपी धक्कड़ जी हैं। ठीक है जी। क्या किया है इन्होंने भी वही काम किया, चूंकि इससे पहले ये बने हुए थे 1958 से, लेकिन फिर उसके बाद 1963 में इनको हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इन लोगों ने क्या किया, 1958 से ऑपरेट तो हो रहे थे लेकिन 1963 में हेडक्वार्टर चेंज किया। तो इनका भी रोल हम देख सकते हैं चाइना की वॉर में। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की 1971 की वॉर में ऑपरेशन मेघदूत जो चला, उसमें भी उड़ीसा में भी जब साइक्लोन आया तो वहां भी इन्होंने मदद करी। तो चूंकि ये ईस्टर्न बॉर्डर पर ऑपरेट करते हैं, इसलिए इस तरीके 1971 में क्यों, 1971 का जो वॉर है वो ईस्टर्न बॉर्डर पर ही लड़ा गया था। पाकिस्तान के मेजर जो वॉर कंडक्ट थी तो बांग्लादेश और ईस्ट बांग्लादेश और वेस्ट बांग्लादेश के तो ईस्ट में लड़ी गई, तो इसलिए वहां पर ये फोर्स पहुंची हुई थी। द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कमांड्स कवर्स 11 स्टेट। भारत के 11 राज्यों को ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जिसमें से कई सारे देशों को भी देखते हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, चाइना हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो। इन सारे देशों की जो बॉर्डर सीमाएं हैं उन पर निगरानी रखने का काम, पेट्रोलिंग करने का काम और परिंदा पर भी ना मार सके उसका भी इनको जिम्मेदारी दी गई है। तो ये पूरी मुस्तैदी के साथ ये काम करते हैं। ठीक है जी, तो यहां तक हमने समझ लिया है इसको। अब चलते हैं एक और कमांड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, साउदर्न एयर कमांड। साउदर्न मतलब बिल्कुल निचले हिस्से में आ जाइए, यानी कि सबसे भारत के सबसे नीचे वाले पायदान के हिस्से में। कमांड वाज स्टार्टेड ऑन 19 जुलाई 1984। वहां पर लैंड बॉर्डर तो हम शेयर नहीं करते, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हमें श्रीलंका, मालदीव्स ऐसे देशों में देखने को मिलते हैं। तो हमें एक अपने आसपास एक अच्छा माहौल चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे आसपास की गवर्नमेंट जो है, जो मुल्क है, वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट हो। तो इसीलिए क्या हुआ, जैसे श्रीलंका के अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, ठीक है जी, तो उसी चीज को देखते हुए श्रीलंका नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रांग बेस ओवर द इंडियन ओशन। फिर सरकार को ऐसा लगा कि श्रीलंका में अगर हमें देखने को कॉन्फ्लिक्ट मिलती है या कुछ ऐसा सिविल वॉर वगैरह देखने को मिलती है और फिर इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन खराब होते हैं, तो इंडियन ओशन रीजन के अंदर थोड़ा इंस्टेबिलिटी आएगी, दूसरी कंट्रीज आ सकती हैं। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया और इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने साउदर्न एयर कमांड की एस्टैब्लिशमेंट कर डाली। ठीक है, द साउदर्न एयर कमांड इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, 1984 की बात है। तब भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने उन्होंने इसकी शुरुआत करी। और चूंकि साउदर्न है तो तिरुवनंतपुरम केरला में इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरला से इसकी शुरुआत करी गई। एयर मार्शल बालकृष्णन मणिकंतन साहब जो हैं वो इसके हेड हैं। इसके ऑपरेशन से अगर देखें तो इफेक्टिवली श्रीलंका और मालदीव्स के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस इन्होंने किए, जैसे ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, और साथ ही साथ श्रीलंका के अंदर पीस कीपिंग फोर्सेस के रूप में भी इंडिया को डिप्लॉय किया गया था। एयरफोर्स ने वहां भी अपना रोल प्ले किया, चाहे वो 1987 की बात हो, चाहे वो 1989 की बात हो, तो वहां पर चीजों को स्टेबलाइज करने में भी हमारी एयरफोर्स एक कदम आगे रही है हमेशा से। रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज क्या हो सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, भारत का साउदर्न हिस्सा, चाहे वो अंडमान का हिस्सा हो, चाहे वो लक्षद्वीप वाला हिस्सा हो, या जो साउदर्न राज्य हैं भारत के, उन पर निगरानी रखना, यानी कि जो हमारे और उस रीजन के अंदर 9 एयर स्टेशन ऑपरेट किए जाते हैं इसके अंदर, यानी कि जो हिस्सा केरल है या इस तरीके के जो निचले के हिस्से हैं, इसमें राज्य हैं, उन राज्यों पर यहाँ पर ये ऑपरेट करते हैं। और यही एयरफोर्स है, यानी कि जो ये हमारी एयरफोर्स है साउदर्न एयरफोर्स, ये एयरफोर्स पर्पसली वहाँ पर बिल्कुल पेट्रोलिंग करती है, मुस्तैदी से रहती है और हमारे इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करने का काम भी इसी के जिम्मे है। नेवल फोर्सेस हैं, मैंने वो आज मतलब लेक्चर में जो था वो उसमें बताया था। ठीक है, ट्रेनिंग कमांड भी होती है। ठीक है, क्या होता है ट्रेनिंग कमांड? देखिए मैंने 5 आपको ऑपरेशनल कमांड बताई,
बहुत अच्छा है, लेकिन ऑपरेशनल कमांड में एकदम बढ़िया फाइटर पायलट बनने के लिए या जुझारू एकदम बढ़िया से काम करने के लिए क्या चाहिए? पहले आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग कमांड्स के बारे में आप ध्यान रखेंगे। ट्रेनिंग कमांड इज इंडियन एयरफोर्स कमांड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइंग एंड ग्राउंड ट्रेनिंग। तो यहां पर ट्रेनिंग कमांड क्या करता है? बेसिकली ट्रेन करता है, ट्रेनिंग देता है किस चीज की? तो भैया ग्राउंड ट्रेनिंग भी देता है और फ्लाइंग ट्रेनिंग भी देता है, ठीक है। 1949 reorganization of Indian Air Force while the frontline units were put under the operation commands and the training institutions were placed under the jurisdictions of training commands। तो क्या कहा कि 1949 के अंदर इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो बहुत सारी कमांड्स थी जिन्हें ऑपरेशन कमांड्स के अंदर रखा गया था वो अलग कर दी गई और बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको ट्रेनिंग कमांड्स के अंदर डाल दिया गया, जिससे कि उनको ट्रेनिंग मिलाई जा सके और इसका अपना एक प्रॉपर काम हो सके। देखो, ऑपरेशनल कमांड तभी ठीक तरीके से काम कर सकते हैं जब ट्रेनिंग अच्छी हो, तो ट्रेनिंग कमांड्स भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर मार्शल राधाकृष्णन रधीश जी जो हैं वो इसके हेड हैं और इसके हेड ऑफिसेस आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब चूंकि एयरफोर्स है, एयरफोर्स में आप अक्सर देखते होंगे सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है इसका मेंटेनेंस, ठीक है। जो हमारे फाइटर प्लेन्स होते हैं उनको एक एक सेकंड नजर यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, तो इसलिए यहां पर इनको मेंटेन करना या मेंटेनेंस करना जरूरी है। तो इसके लिए मेंटेनेंस कमांड बनाया गया इंडिया के अंदर, ठीक है जी। अर्लियर जब इसे मेंटेनेंस कमांड बनाया गया तो 1955 यानी 1950 में चकेरी कानपुर में मेंटेनेंस ग्रुप नाम से एक ग्रुप शुरू किया गया, लेकिन 1955 में इसे एक कमांड का स्टेटस दे दिया गया और 1955 में इसे एक मेंटेनेंस कमांड के तौर पर जाना गया। कहते हैं इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो बेसिकली नागपुर के अंदर है, यानी कि महाराष्ट्र नागपुर से यह ऑपरेट होता है और इट हैंडल्स द रिपेयर ओवरहॉल। ये क्या करता है? तो जो ओवरहॉलिंग है, रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है, सभी हेलीकॉप्टर्स का, एयरक्राफ्ट्स का या एयरक्राफ्ट्स का या इक्विपमेंट्स का, वो यहाँ पर करने का काम करते हैं। एयर मार्शल विभास पांडे जी इसके हेड हैं। तो मैंने ये आपको आज इस वीडियो के अंदर बताया कि कितनी कमांड होती हैं और कैसे वो ऑपरेट करती हैं, किन रीजन से हमारे देश को प्रोटेक्ट करती हैं। ये थी हमारी इंडियन एयरफोर्स की कमांड्स। आगे बढ़ें, लेकिन इससे पहले एक अंतिम अवसर आपके पास है। अगर आप चाहते हैं पूरी ईमानदारी से हमारे इस प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक बेनिफिट लेना, तो आप डिफेंस एग्जाम बैचेस को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। सीडीएस 2024, एनडीए 2024 और सीएपीएफ 2024 के बैचेस आपके पास अवेलेबल हैं, बिल्कुल अवेलेबल हैं, और आपके पास मौका है कि आप 40% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। आज, केवल आज ही है, 11:59 तक ये वैलिड होगा। 40% का 3 महीने का फ्री एक्सटेंशन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, 18 फरवरी को एक और आपके लिए मौका है। जो यूजुअली जो बच्चे मेधावी पढ़ने में, जिनका बिल्कुल चाहिए कि इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। हमारी स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है CDS FCAT और CAPF 2024 का ये प्रोग्राम है। 100% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। रैंक 1 से 3 के बीच अगर आते हैं तो भैया 100% स्कॉलरशिप है। रैंक 4 to 10 सिक्योर करने वाले लोगों को 80% स्कॉलरशिप मिलने वाली है, और रैंक 11 से 100 के बीच सिक्योर करोगे तो 70% स्कॉलरशिप मिलेगी, और जो बच्चे रैंक 101 से लेकर 1000 के बीच में सिक्योर करेंगे उन्हें 55% की स्कॉलरशिप मिलने वाली है, ठीक है जी। 18 फरवरी 2024 को ये टेस्ट होगा, तो आप लोग इसे एनरोल कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर जाइए अनअकैडमी के और वहां पर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, विजय रैपिड रिवीजन कोर्स हम ले आए हैं। रैपिड रिवीजन कोर्स 22 फरवरी यानी आने वाले दिनों में शुरू होगा। जो बच्चे एनडीए के एग्जाम दे रहे हैं वो सारे बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वन मोर थिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्रैश CDS, तो हम उसके लिए भी बहुत समय नहीं बचा, इसलिए हमने आपको क्रैश कोर्स ऑफर किया है, और 8 फरवरी को ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, 8 फरवरी से, ठीक है जी। दूसरा, यहाँ पर CAPF की तैयारी करने वाले सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि CAPF का भी बैच 15 फरवरी से शुरू हो चुका है, तो उसके लिए अभी समय है। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लें, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए बहुत जरूरी है। वन मोर थिंग,
बच्चों की अक्सर प्रॉब्लम सुनने में आती है कि उनके पास करंट अफेयर के नोट्स नहीं हैं जो कि डिफेंस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड हों, तो चाहे वो CDS हो, NDA हो, FCAT हो, CAPF, SSB हो। हम जनवरी, दिसंबर, नवंबर पिछले 3 महीने के करंट अफेयर आपको अभी दे रहे हैं। यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों PDFs में अवेलेबल होगा। वन मोर थिंग, मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 QR कोड्स, इनको आप स्कैन करिए, इससे ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को अनअकैडमी गुरुकुल, एंड आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक का जय हिंद, जय भारत।